केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, चलिए जी, इस पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज हम। नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। अब देखो, कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट्स है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कोलिजन हो रही है रिएक्टेंट्स के बीच में, कोलिजन हो रही है और वो जो कोलिजन है वो फ्रूटफुल हो। फ्रूटफुल इन द सेंस कि वो प्रोडक्ट बना। ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे जो आपस में कोलाइड तो कर रहे हैं बट प्रोडक्ट नहीं बना रहे। बट जो हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी सक्सेसफुल या फ्रूटफुल कोलिजन। क्लियर हो गया। अब पार्टिकल्स की कुछ कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, आप लोगों ने तकीशीस का असल देखा है, इसमें जावेद जाफरी ना कमेंट्री कर रहा होता था, देखा है सभी ने, है ना। उसके अंदर एक आता था, वो क्या करते थे, मैग्नेट वेस्ट डालते थे और भागते हुए आते थे, एक वहां पे दीवार होती थी, उस दीवार पे चिपकना होता था। देखा आप लोगों ने, सभी ने, है ना। अब वही चीज है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी। अब कुछ अगर सपोज करो हमने, वो बंदा कोई भाग के आ रहा था, अगर वो परफेक्ट स्पीड से आ रहा था तो चिपक जाता था, अगर वो कम से आता तो पानी में गिर गया था, और अगर ज्यादा से आता था तो वापस इसकी जोर से लगता था और वापस पानी में चला जाता था, है ना। तो फ्रूटफुल हमें क्या करानी है, कोलिजन्स करानी है, तो वो एक परफेक्ट, उसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, उसकी कुछ परफेक्ट एनर्जी होनी चाहिए। समझ आया। ज्यादा हुई तो बाउंस बैक हो जाएगा, कम हुई तो वो उतनी स्पीड से नहीं होएगा, मतलब उसे एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत। क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात। चलिए लिखिए, द रिएक्टिंग स्पीशीज। समझ में, आइडिया समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। कोलिजन थ्योरी, रामायण कृष्ण जी कौन है, तभी तो बोला है ना, कोई रिलेट नहीं था। चलो लिखो, the reacting species taking part in a chemical reaction, the reacting species taking part in a chemical reaction, can give products only, can give products only in case, only in case they come in contact with, only in case they come in contact with each other, they come in contact with each other, or they collide with each other, or they collide with each other. This is called collision theory of reaction rates. Collide with each other. This is called collision theory of reaction rates. Collision theory of reaction rates. Collision theory of reaction rates. Okay, next line में लिखिए, the number of collisions, the number of collisions that take place per unit volume, that take place per second per unit volume, per second per unit volume, per second per unit volume of the reaction mixture
of the reaction mixture is known as collision frequency. Collision frequency and is denoted by Z. Z. क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखिए the collision among the reacting species, the collisions among the reacting species, which result in the products are known as effective collisions. Are known as effective collisions. ठीक है, आगे लिखिए in order to make their collisions effective, in order to make their collisions effective, the reacting species have to overcome certain obstructions also called barriers. There are two such barriers. There are two certain barriers. एक तो हो गया एनर्जी बैरियर, दूसरा हो गया हमारा ओरिएंटेशन बैरियर. एनर्जी बैरियर समझ में आया कि अगर हमने कोलिजन किया था, मतलब परफेक्ट एनर्जी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी से ही वो कोलाइड करने चाहिए. अगर कम से हुआ तो फ्रूटफुल नहीं होएगा, ज्यादा से हुआ तो बाउंस बैक हो जाएगा, राइट? तो उतनी ही एनर्जी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए. ठीक है ना? अब भाग के आ रहे थे, सपोज करो सुबोध को हमने भेज दिया वहां पे तकीशी क्लासेस में, भागते हुए जा रहा था, है ना? अब वो जाते जाते वो भाई स्टंट मार रहा था, कहता भाई मैं घूम के जाऊंगा. अगर वो ओरिएंटेशन सपोज कर उनकी बाजू लगी तो क्या होएगा? चिपकेगा भाई? नहीं, बाहर हो जाएगा, है ना? राइट. अब अंशुल भी गया, अंशुल के साथ मैं फ्लिप मार के करूंगा, ठीक है, वही चिपक गया, है ना? अब चिपक गया भाई, उल्टा हो गया, चिपक गया भाई, चिपका तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, राइट? क्लियर हो गया? दो बैरियर्स कौन-कौन? एक एनर्जी है और दूसरा ओरिएंटेशन. फर्स्ट इज द एनर्जी बैरियर, दूसरा है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर. अब एनर्जी में हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली चाहिए, उसे कम होएगा तो नहीं होएगा. ठीक है, बड़े से क्लिक मारो, लिखिए एनर्जी बैरियर. फर्स्ट में लिखिए एनर्जी बैरियर. In order to make the collisions fruitful, or effective, the species taking part in a chemical reaction must have a certain minimum energy, known as threshold energy.
नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हमने ई नॉट से डिनोट कर दिया, ई नॉट। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ना किस लिए यूज होगी? अब दो रिएक्टिंग है, सपोज करो एक हाइड्रोजन था और एक आयोडीन था या क्लोरीन था, अब वो दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये काम किस काम आएगी? ताकि मेरा HCl बन सके। क्यों, कहाँ पे हेल्प करेंगे? कुछ पार्शली, बट एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं है। मेरे पास हाइड्रोजन था, दूसरा X था, X2 था, कोई भी हाइड्रोजन ले लिया, सपोज करो क्लोरीन लिया या आयोडीन ले लिया, हाइड्रोजन था और आयोडीन था, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना। उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। पहले क्या है, वो जब वो कोलाइड करें किस लिए चाहिए एनर्जी? ताकि बॉन्ड टूट सके, है ना। पहले बॉन्ड क्लीवेज होगी तभी तो फॉर्म होएगा ना। अगर वो इतनी तेज नहीं टकराए कि वो टूटे ही ना, तो क्या होएगा? आप लोगों ने अखरोट तोड़े अपने हाथों से, केक के ऊपर रख के यार, है ना। अभी मेरी अंशल बैठी हुई तोड़ दी थी, सारा दिन लगी रही पर टूटा नहीं वो। शक्ति वाटर पिलाई है। हाँ जी, देखे ना, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए थी हमें, राइट राइट। और हमारे अंशुल जी टैलेंट अलग है इनके पास, शक्ति ज्यादा है। एक है ना कुपोषित है, कुपोषित मतलब अब वो एग्जैक्टली वर्ड है ना, इंग्लिश में मजा सा नहीं आता बोलता ये वाला वर्ड। हाँ चलो लिख लीजिए यहाँ पे, द एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ये जो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना भैया, ये एनर्जी किस लिए यूज हो रही है? टू ब्रेक द बॉन्ड। द एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। The energy is needed to break the bonds in the reacting species. In the reacting species. भाई किसी ने बोलना नहीं है उसे, किसी ने बोला तो मेरे को बता देना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ओरिएंटेशन बैरियर। सेकंड इज द ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन में बोलता है कि they must be properly oriented, they must be properly oriented, otherwise प्रोडक्ट नहीं बनेगा। भाई ने फ्लिप मार के किया था, अंशुल ने चिपक गया क्योंकि ओरिएंटेशन सही थी, है ना। सबूत की केस में क्या हुआ, ओरिएंटेशन सही नहीं थी, भाई वो पीछे पानी नहीं चल गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं, जैसे हमने लिया CO प्लस NO2, ये दोनों क्या करेंगे, CO2 बनाएगा और NO बनाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, CO2 और NO बना के देगा, CO प्लस NO2 गिव CO2 प्लस NO2 NO। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने C लिया, यहाँ पे O लिया, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से था, CO इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, O N O। अब यहां से ये आपस में कोलिजन हुआ, ये वाला O इस C के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज प्रॉपरली ओरिएंटेड, प्रॉपरली ओरिएंटेड। दूसरे केस में क्या हुआ हमारा, ये C था, ये O था, ये आपस में इधर की तरफ आना शुरू किया, इधर अपने क्या रख दिया, N रख दिया, और इधर आ गया O, इधर आ गया O, क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन या नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, नॉट प्रॉपरली oriented,
समझ गए भाई बहनों? क्लियर है? ये सी ने किसको अप्रोच किया? एन को। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसे क्या चाहिए था? इसी को क्या चाहिए? ओ चाहिए। बट ये क्या है? अलग चीज है, तो होएगा नहीं। अब सपोज कर लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सी ले लिया, यहाँ से ओ ले लिया, ये इधर की तरफ आ गया, इधर से ओ आया, इधर एन आ गया, इधर ओ आ गया। तो यहां से भी क्या हुआ? कोई प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड। ये हम पढ़ेंगे वहां पे भी, ऑर्गेनिक में SN2 रिएक्शन, नहीं SN1 रिएक्शन, नहीं SN1 SN2 दोनों में पढ़ेंगे, SN2 में पढ़ेंगे पहले। क्लियर हो गया? अब ओ आ गया, अब ओ के पास कौन आ गया? ओ। तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, बाउंस बैक हो जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। फ्रूटफुल कौन सा है? ये वाला सिर्फ, इसमें भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इसमें भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है साहब? क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इतनी शक्ति नहीं आपके पास, पसंद करोगे पैसे दे दो, शक्ति में डाल जल्दी नोट डाउन कर लो। कर दिया भाई? चलिए लिखिए जरा। नेक्स्ट लाइन में नोट बना लीजिएगा। द एनर्जी फैक्टर इज मोर सिग्निफिकेंट the energy factor is more significant than the orientation factor more significant than the orientation factor. The reacting molecules more significant than the orientation factor. The result, the reacting molecules having proper orientation, the reacting molecules having proper orientation, will not form products, will not form products if their energy is less than the threshold frequency, threshold energy, than their threshold energy. राइट? अब इसने क्या बोला कि भैया देखो, कोलिजन जो होती है ना बहुत सारी होती हैं, मतलब किस ऑर्डर की होती है, 10⁻25 टू 10⁻28, इतनी कोलिजन होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड में। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर वो एनर्जी कम हुई तो चाहे ओरिएंटेशन भी सही हुआ तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है नहीं बनेगा। बट इतनी सारी कोलिजन में कहीं ना कहीं पे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रूटफुल प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर एनर्जी कम हुई तो वो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सैटरडे को पेरेंट टीचर मीटिंग है। आएगा
ओके लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, थोड़ा यार ये फॉर्मूला क्या करना है, डायरेक्टली रिलेशन लिखा है, A इज इक्वल टू G इन P G e रेज़ टू पावर माइनस CA अपॉन RT, एक्सपोनेंट में माइनस CA अपॉन RT, where P is the orientation factor, G is the collision frequency, A is the activation energy, R is the gas constant, D is the temperature. तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट हाँ, रेट कांस्टेंट, एक्सपोनेंट है वो, E जो होता है एक्सपोनेंट होता है भाई, ठीक है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, K is the rate constant, R की वैल्यू क्या होगी, गैस कांस्टेंट है, अब E के साथ में क्या एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एनर्जी की आर के जो यूनिट्स है वो ये यूज होंगे। सबसे मुख्य बताऊंगा, पक्की बात है ना, आज शाम को नेक्स्ट लिखिए, क्लास के बाद बताऊंगा खाना। लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस थ्योरी, limitations of collision theory, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस theory generally applies to simple gaseous reactions, simple gaseous reactions and two reactions taking place in solution, and two reactions don't even to TO, and two reactions taking place in solution in which the reactants are simple molecules, taking place in solutions in which the reactants are simple molecules. Reactants are simple molecules. Second point लिखिए, the rate constant calculated, the rate constant calculated with the rate constant calculated with the help of collision theory, the rate constant calculated theory
चल रहा है। The rate constant is calculated with the help of collision theory, agrees with experimentally determined values for simple bimolecular reaction. For simple bimolecular reaction, however, they do not match for the reactions. They do not match for the reactions involving. They do not match for the reaction involving complex molecules. Involving complex molecules. ठीक है जी, ये सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ the rate of a reaction. Temperature dependence of the rate of a reaction. ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। टेम्परेचर से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो फास्ट हो गया था। कितना फास्ट हो गया था? विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल, 2 to 3 टाइम्स वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बट जनरली हम क्या लेते हैं उसे, चलिए लिखिए, डबल लेते हैं। देखिए, the rate of all chemical reactions, the rate of all chemical reactions increases with rise in temperature, increases with rise in temperature in most of the reactions. In most of the reaction, yeah, most of the cases, the reaction rate becomes doubled. The reaction rate becomes double, while in few cases, it may be even more. It may be even more than double. More than double for every 10K rise in temperature. The value of temperature coefficient, which is ratio of temperature, rate constants, ratio of rate constants at two different temperature. Okay, that is rate constant at 310 Kelvin upon में rate constant at 300 Kelvin, which is equal to 2 to 3 times. ठीक है जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने क्या लिखा है आपको, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो हमने 10 डिग्री का वेरिएशन रखा है इन दोनों में और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 to 3 टाइम्स।
क्लियर है? अब इसके दो ग्राफ है भैया, ग्राफ जरूर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेल्टा एन अपॉन एम, और नीचे आ गया काइनेटिक एनर्जी। And this is the most probable speed, most probable kinetic energy. मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी में क्या होएगा कि रिएक्टेंट्स की एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो कोलाइड करेंगे तो वो फाइनली हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इस स्पीड पे, इस काइनेटिक एनर्जी में मेरे मैक्सिमम रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? नहीं पढ़ा? पढ़ोगे। इस इस काइनेटिक एनर्जी पे देखो रिएक्टेंट्स हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना? ये वो वाली काइनेटिक एनर्जी है जिसमें मेरे मैक्सिमम रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब जब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो होगी, और वो फाइनली प्रोडक्ट बना के हमें देंगे। क्लियर हो गया जी? अब एक और चीज, एक और ग्राफ बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विद एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो हमारा क्या हो गया जी? ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो हमारा क्या हो रहा है भाइयों बहनों? डबल हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, ये T1 हो गया, और T2 पे क्या हुआ? अब यहाँ पे एक सर्टेन के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है? हमारा रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। ये वाला जो ग्राफ था, यहाँ पे मैंने जो शेडेड पोर्शन किया, दीज आर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। ये टेम्परेचर T1 था, जब मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, ये भी और ये भी। यहाँ पे लिख दीजिएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री, 10 केल्विन। ठीक है, ग्राफ को समझिए। देखिए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर T1 था, सपोज करो, तो रिएक्टेंट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी। इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा था? मेरे रिएक्टेंट जो थे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हुए। जब वो एनर्जी मिल गई उसके बाद क्या हुआ? जैसे वो यहाँ पे पहुंचे तो प्रोडक्ट बनने शुरू हुए। ये जो मैंने इस तरीके से कर्व किया है, ये नीचे वाला जो कर्व है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, राइट, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। बट जब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, T2 डिग्री पे कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो उस केस में क्या हुआ? जो हमारे प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोडक्ट बनाने का जो रेट था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है जी? वो यही यही इस ग्राफ से हम यही बता रहे हैं कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन था वो डबल हो गया, 2 to 3 टाइम्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी देखो, ये टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है सर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है ये। काइनेटिक एनर्जी इधर है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर T1 लिया तो मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पे आ रही थी, बट जब मैंने उसे कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और जो मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला पार्ट था वो ब्रॉड हो गया। ग्राफ जो था वो ब्रॉड हो गया, डबल हो गया। तो वहां पे क्या हुआ? ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। ये चीजें शो कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बस यहाँ पे ये टेम्परेचर ये दिखा रहा है कि T2 ग्रेटर है, T1 छोटा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T2 माइनस T1 10 केल्विन।
हाँ जी, बना लिए ग्राफ, काम आएंगे। चलिए अब नोट लिखिए जी ग्राफ। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, जो मेजर चीजें लिखवाई हैं, उनको हम पॉइंट्स में हम लिख देते हैं सो दैट हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो एक बार ही जगह लिख के इकट्ठे हो जाए। ग्राफ बना लिए सभी ने? सर आपके बन गए? अरे ठीक है यार, नई कोलिजन सही हुई, भाई नाराज ही हो गए हैं, धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। वही अगली बारी करते हैं हम, भाई उल्टा हो गई भी खुश है। चलिए नोट लिखिए जरा। फर्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, the increase in reaction rate with rising temperature, with rising temperature is not due to, is not due to increase in the number of, due to increase in the total number of, not due to increase in the total number of collisions, total number of collisions, but due to increase in the, but due to increase in the total number of, total number of effective collisions, total number of effective collisions. Fine, clear है? चलिए सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नोट का ही। The reaction rate almost becomes double, the reaction rate almost becomes double with 10-degree rise in temperature, with 10-degree rise in temperature. 10-degree rise in temperature. However, collision frequency, however, collision frequency does not change appreciably. Does not change appreciably. ठीक है जी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ी थी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डबल हो गया। ठीक है ना? देखो सिंपल सी कहानी है यार, एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मम्मी दही जमाती थी, सर्दियों में जमाते थे तो क्या होता था, दही बहुत रेयर चांस होता था कि सुबह तक जमती थी, बाहर तो नहीं जमती थी। मम्मी क्या करती थी, आटे वाले है ना डब्बे में रख देती थी, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, इसी वजह से वो जम जाती है। बट गर्मियों में क्या होता है, अगर वो ज्यादा देर तक बाहर रहेगी तो खट्टी हो जाती है, दही तो जम ही जाती है, राइट? ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या हुआ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो दही बनने वाला था प्रोसेस वो फास्ट हो गया किसमें, गर्मियों में। सर्दियों में क्या था, स्लो था, क्योंकि टेम्परेचर लो। क्लियर हो गई जी? चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हमारा, कि किसी भी चीज को रिएक्टेंट का एक इंटरमीडिएट बनाना। ठीक है जी? चलिए लिखिए जरा। The extra amount of energy, the extra amount of energy which has to be supplied, which has to be supplied to the reacting species, the extra amount of energy which has to be supplied to the reacting species in their normal energy state, in their normal energy state, normal
normal energy state to make their energy equal to threshold energy. Equal to threshold energy. Activation energy is equal to threshold energy minus normal energy of the reactant. Minus normal energy of the reactant. Threshold energy minus normal energy of the reactants. हाँ जी, क्लियर है ये? अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं. यहाँ पे हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हमने कर दिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया AB प्लस C. This will give us AC plus B. ठीक है जी, एक जनरल सा रिएक्शन लिया AB प्लस C gives AC plus B. अब इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिएक्शन थे मेरे पास AB प्लस C. ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं. These are the reactants. अब मेरे को क्या करेंगे, ऐसे पड़े तो रिएक्ट नहीं करेंगे. अब सिंपल सी कहानी लो, मैंने यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है या आयोडीन है. क्या ये आपस में पड़े हुए हैं एटमॉस्फेयर में? हाइड्रोजन भी है, आयोडीन कहीं पे पड़ा होगा, तो क्या वो रिएक्ट करते हैं? नहीं करते, है ना. क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. कोयला पड़ा है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्या वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप? नहीं. क्या करना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी कोयले को, तभी बारबी भी चलेगा, है ना. तो क्या करना पड़ा, उसे जलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी, उसे जलाने के लिए, उसे इनिशिएट करने के लिए. वो जो एनर्जी थी दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. क्या हो गया, सपोज करो हमने ये बना दी, यहाँ पे दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये मेरी EA है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या हुआ, A B और एक C, एक इंटरमीडिएट बना. A B और C मिलके एक इंटरमीडिएट बन गए, जैसे हमने बोल दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ये वाली जो एनर्जी थी इसको हमने बोल दिया EA. यहाँ पे लिख देते हैं EA. क्लियर है जी? दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसे बनाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, और यहाँ पे सपोज करो मुझे क्या मिल गया, AC प्लस B. These are finally products. अब मुझे ये देखना है कि मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं. अब देखो यहां से ये एनर्जी थी और एक ये एनर्जी थी, यहां से ही ये ओवरऑल डिफरेंस आया. दिस इज नोन एज डेल्टा H विच इज एंथैल्पी. रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. ओवरऑल एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो यहाँ पे डेल्टा H क्या आ गया भैया मेरा, नेगेटिव. अगर इन केस ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां से हमने शुरू किया होता और यहाँ पे खत्म हो जाता,
तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। फिर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ए बी सी तीनों को मिला दिया, ए बी और सी थे, तीनों दोनों रिएक्ट करके एबीसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या हुआ हमारा, यहाँ पे रिएक्टेंट थे, हमने इन्हें क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी दी। एक्टिवेशन एनर्जी देने पे क्या बना भैया हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, उसके बाद क्या बना हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा, जिसको हमने क्या बोला था, ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद कन्वर्ट हो गया वो किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया जी। अब सपोज करो मेरे को H2 प्लस I2 gives 2HI, ये रिएक्शन था। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक H और एक H था, ये आयोडीन था, ये आयोडीन था, दोनों को रिएक्ट कराया और यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फाइनली क्या हो गया यहाँ पे, HI प्लस HI। और ये कब बना हमारा, जब हमने उसे एक्टिवेशन एनर्जी दी। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ आ गया। ये भी समझ में आ गया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच का ये वाली रिएक्शन क्या है, जो यहाँ पे नीचे हो गया, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, तो मतलब क्या हुआ भैया, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, this is an exothermic reaction, this is an endothermic reaction। डेल्टा एच पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया भैया मेरा, नेगेटिव। रिएक्शन से समझ जाओगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके, वहां पे आपको जो आपने कुछ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, वो चीज में नहीं जा रहा हूँ। तो सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो आपको डेल्टा एच देखना है, डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ जी, हो गया जी, देख लिया ये ग्राफ बनाइए जरा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हाँ जी, बना लिए सभी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी।
न्यूमेरिकल आते हैं यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और इजी हो गया लॉग टेबल का। आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। Arrhenius equation for activation energy. हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E raised to power माइनस CA अपॉन RT था। ठीक है, तो K इज इक्वल टू AE raised to power माइनस CA अपॉन RT। A is the Arrhenius factor। बाकी E activation energy, R is the gas constant, T is the temperature। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड। ठीक है जी, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है जी। अब ये तो था इसमें एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को खत्म करें कैसे करेंगे, लॉग लेके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के नेचुरल लॉग लेंगे विच इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन RT। हाँ जी, क्लियर है ये। अब क्या करना है अपन को, ये जो नेचुरल लॉग है इसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लॉग टू द बेस 10 में। तो ये हो जाएगा 2.303 log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT, माइनस CA अपॉन RT। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर है। और इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं किस किस के बीच में, log K और 1/t के बीच में। हाँ जी, बना सकते हो ग्राफ। y इक्वल टू, अब ये y एक्सिस पे तो log K ही है विच इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये m क्या है मेरा, दिस इज m, राइट। log A मेरा c हो गया, 1/t पूछा था तो 1/t आ गया। तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। इसका यहाँ पे एक्सपोनेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log A। ये हमारा ग्राफ बन गया। स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, जितने भी है टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे थे। तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या इक्वेशन बनेगी, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डायरेक्टली लिखिएगा, log K2 अपॉन K1
दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आएंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर विच इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। डायरेक्टली कर देता हूँ, फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। This is the formula, directly formula log K2 upon K1 is equal to T upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन लगेगा। कल क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, टेस्ट में भी आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आएगा तो मैं लॉग की वैल्यू वहां पे पुट करूंगा, वहां पे ऑलरेडी गिवन हुई है। ठीक है जी, लॉग की वैल्यू आपको वहां पे गिवन होगी अगर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा इसका। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाइसी है, लॉग की वैल्यू वैसे वो देगा, तो वो चीज मैं आपको कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वो मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, बस वही काम है यहाँ। ठीक है, तो उसको मैंने थ्योरेटिकल वे में लिखवा देना, उसका कोई ज्यादा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, राइट। तो कल मिलेंगे हम कितने बजे, 9:30 पे। ठीक है जी, राइट। तो चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा।